सुप्रभात बच्चों। आज मैं हिंदी शिक्षण की ऑनलाइन श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में व्याकरण के एक नए उपविषय समास से परिचित करवाया था। आपकी प्रतिक्रियाओं से मुझे ज्ञात हुआ कि आप सभी बच्चों ने अब तक समझाए 3 समास अच्छी तरह से समझ लिए हैं। तो आइए बच्चों, आज शुरू करते हैं समास के अन्य भेदों को, जिसके विषय में जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी। तो सबसे पहले हमने किया बच्चों अव्ययभाव समास, दूसरा था हमारे पास तत्पुरुष समास और तीसरा था कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास के उपरांत हमारे पास चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास का नियम हम सबसे पहले जान लेते हैं कि द्विगु समास करने के लिए हमें किस नियम के अंतर्गत गुजरना पड़ेगा। जिस सामासिक शब्द समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो। संख्यावाची विशेषण क्या होगा? जो संख्या की विशेषता को बता रहा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे इसका समस्त पद किसी समूह या समाहार का ज्ञान करवाता है। जो संख्या हमें बताई गई होगी वो संख्या हमें बताएगी कि वो किन्हीं वस्तुओं का, व्यक्तियों का समूह है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा द्विगु समास। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं, समस्त पद में हमें दिया है दोपहर। ये हमने दोपहरी कविता जो हमारी ज्ञान सागर की है उसमें भी पढ़ा है। दो पहर जब आपस में मिलते हैं, उन पहरों के मिलने को बोलते हैं दोपहर। तो दो जो है वो संख्या है, संख्या बता रही है हमें कि ये द्विगु समास है, क्योंकि दो पहर आपस में मिल रहे हैं, तो विग्रह होगा इसका दो पहरों का समार। इस तरह हमें जहां भी जिस मस्त पद में संख्या दिखाई दे, संख्या हम देखते हैं तो उससे हमने अंदाजा लगाना है कि ये कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि वो संख्या क्या कर रही है? किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को बता रही है, इसलिए वो संख्यावाचक विशेषण है। जैसे यहाँ चौराहे की विशेषता बताई जा रही है, चौराहा, चार राहों का समूह। चौराहा कौन होता है? जहां चार रास्ते आकर मिलते हैं। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, जिसमें 8 अध्याय मिले हैं, भाग मिले हैं, वो कहलाएगा अष्टाध्यायी। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समाहार। 7 समुद्र जिसमें मिले हैं वह सप्त सिंधु। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। चारपाई, 4 पैरों का समूह। एक चारपाई में कितने पाए होते हैं? 4, जिस पर वो खड़ी होती है। त्रिफला, 3 फलों का समूह, जिसमें 3 फल मिले होंगे उसको हम कहेंगे त्रिफला। इस तरह जो भी हमारे पास संख्या से शुरू होगा समस्त पद, वो किसका उदाहरण होगा बच्चों? द्विगु समास का। तो बहुत आसान है ना? सभी को लग रहा है ना आसान है? फिर आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो 5वां समास हमारा है, उस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें पदों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक शब्द हो। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं बच्चों? आपको सभी जानते हैं बच्चे, इसको सबको अंदाजा है। और, तथा, या, अथवा, एवं, ये सभी हमारे समुच्चय बोधक अव्यय हमने पढ़े हैं, इनका प्रयोग भी किया है। कि इनका लोप हो गया हो, लोप होना मतलब खत्म हो जाते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में हम क्या करते हैं? और, तथा, अथवा शब्दों के बीच में इन समुच्चय बोधक शब्दों का लोप कर देते हैं और उसके स्थान पर क्या लगा देते हैं? योजक चिन्ह लगा देते हैं। वो हमारा क्या होता है बच्चों? वो हमारा द्वंद्व समास होता है। दो चीजें हमारी मिलती हैं आपस में, पर वो और के माध्यम से न मिलकर योजक चिन्ह के माध्यम से हमें मिली हुई दिखाई देती हैं समस्त पद में। पर जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह में हम उस योजक चिन्ह को हटा देते हैं बच्चों, और उसके स्थान पर हम और, तथा, अथवा, एवं, या इनको लगाते हैं। तो लाभ, हानि, लाभ और हानि, आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इसमें योजक चिन्ह को हटाकर और का प्रयोग करना है। चलने फिरने, चलने और फिरने। खट्टी मीठी, खट्टी और मीठी। लंबी चौड़ी, लंबी और चौड़ी। माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। आना जाना, आना और जाना। दुख सुख, दुख और सुख, ये दोनों भाव हैं।
अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, खाना पीना, खाना और पीना। तो इस तरह से हम केवल इसमें क्या प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह हटाकर और का प्रयोग करेंगे और हमारा द्वंद्व समास आसानी से हल हो जाएगा। तो सबसे आसान समास अगर मैं कहूं तो द्वंद्व समास है बच्चों, पर आपने इसमें अव्यय भाव समास के साथ कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। उसका क्या कारण है कि अव्यय भाव समास में भी हमारे पास क्या होता है, योजक चिन्ह लगा हुआ आता है। तो कुछ बच्चे इसमें उलझ सकते हैं कि अव्यय भाव समास में भी योजक चिन्ह है, इसलिए अव्ययी भाव समास का उदाहरण है या द्वंद्व समास का है। तो आपको एक अंतर बता रही हूं कि अव्यय भाव समास में हमें जो भी शब्द योजक चिन्ह वाला आएगा हमारे पास, जैसे हमने किया था रातों रात, तो दोनों शब्द बराबर होंगे। रात के विषय में हम बता रहे हैं, पर द्वंद्व समास में हमारे पास दोनों भिन्न होंगे, खाना पीना। अगर वहां द्वंद्व समास में हमारे पास रात शब्द आएगा तो उसके साथ योजक चिन्ह के बाद क्या होगा, दिन, रातों रात नहीं होगा वहां। और अगर रात रात ही आएगा शब्द तो वो अव्यय भाव समास का उदाहरण होगा, वो द्वंद्व का नहीं होगा। तो आपने योजक चिन्ह को देखकर उलझना नहीं है, आपने ये अंदाजा लगाना है कि शब्द दोनों समान है या दोनों भिन्न है, दोनों का अपना अलग महत्व अगर है तो वो क्या होगा, द्वंद्व समास। तो इस तरह अब जो हमारा छठा है वो है अंतिम समास, बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा, कोई अन्य अर्थ देगा, वो पद प्रधान होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण है हमारे पास मस्त पद जो है, एक दंत, एक दांत है जिसका। अब जो विशेषता हम बता रहे हैं, तीसरा जो हम बता रहे हैं अर्थ, वो क्या है कि वो किसका है, एक दंत, वो गणेश का है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, एक दंत। दशमुख, दश मुख है जिसके, वो एक ही हुआ है विश्व में बच्चों, वो है रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। पंचानन, पांच है आनंद जिसके, वो दोनों हैं पंचवक्त, शिव भी हैं और हनुमान भी हैं। पंकज, पंख में पैदा हो, जो पंख बोलते हैं कीचड़ को, जो कीचड़ में पैदा होता है वो क्या होता है, कमल। तो अर्थात कमल, हम उसका विशेष अर्थ दे रहे हैं कि जो कीचड़ में पैदा हो वो कमल। वज्रधर, वज्र को धारण किया है जिसने, अर्थात इंद्र, इंद्र ने वज्र को धारण किया है। दिगंबर, दिशा ही अंबर है जिसका, महावीर स्वामी ने दिशाओं को भी अपने वस्त्र माना है, उनको ही अंबर माना है, इसलिए दिगंबर किसको कहा जाता है, महावीर को। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, पानी बोलते हैं हाथ को बच्चों। तो किसके हाथ में वीणा, किसने पकड़ी होती है वीणा, माँ सरस्वती ने, जो हमारी विद्या की देवी हैं, उन्होंने क्या पकड़ा होता है अपने हाथ में, वीणा को पकड़ा होता है। तो उनका जो रूप है उसको हम क्या कहेंगे, विशेष अर्थ के रूप में हम उसको प्रयोग करेंगे सरस्वती। तो सरस्वती जो शब्द है वो हमारी, हमें क्या देने वाली है, ज्ञान देने वाली है, विद्या देने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने इस विषय को विराम देती हूँ। बच्चों सभी ने सबसे पहले क्या करना है, इन सभी समास जो आपको दिए गए हैं इनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद इनका विग्रह करते हुए इनको उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी भी समास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो मेरे दूरभाष नंबर पर पूछ सकता है। बच्चों आप इसके लिए हमेशा आपका स्वागत है कि आप किसी भी समय किसी भी वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई समस्या है तो उसके विषय में पूछें, क्योंकि वो आपका अधिकार है। जब तक आप नहीं पूछेंगे, नहीं समझेंगे इन चीजों को, तब तक आप विषय से पूरी तरह से अवगत नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, और इस वीडियो को ध्यान से देखकर अपना कार्य पूरा करें। धन्यवाद।